आजकल बहुत से ऐसे बच्चों का सवाल आता है कि अगले सत्र की जो पीजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कैसे करें और किस सब्जेक्ट से हम शुरुआत करें। तो 2021 में जो पीजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे उसकी तैयारी कैसे करें, तो आज के इस वीडियो में हम इस पर ही चर्चा करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं कि 2021 का जनवरी आ चुका है और पिछला जो सेशन था 2020 का काफ़ी उसमें देरी हुई है। 2020 के एडमिशन फरवरी के लास्ट तक होंगे। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 2021 के एग्ज़ाम कब होंगे अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी अगर हम मानते हैं कि अगर सितंबर अक्टूबर तक एग्ज़ाम होते हैं 2021 के, तो आपके पास लगभग 8 से 9 महीने का समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। समय जो है काफ़ी कम है, 8 से 9 महीने हैं, और इसी 8 से 9 महीनों में तैयारी कैसे करनी है तो इसके बारे में इसके पहले ऑलरेडी हम एक वीडियो बनाकर YouTube पे अपलोड कर चुके हैं। आप देखने के लिए ऊपर आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसी से संबंधित जो सवाल आता है कि पहले हम किस विषय से तैयारी प्रारंभ करें। तो जहाँ तक विषय की बात आती है तो सबसे ज़रूरी है कि संहिता की तैयारी करना, क्योंकि किसी भी पीजी के एंट्रेंस में या मेडिकल ऑफिसर की ही बात करें, मेडिकल ऑफिसर एंट्रेंस में सबसे अधिक सवाल जो है संहिता से आते हैं, और उस संहिता से भी सबसे ज़्यादा आपके जो सवाल है चरक संहिता से आते हैं। चरक संहिता के बाद जो है सुश्रुत संहिता से आते हैं, और उसके बाद कुछ सवाल जो है आपके अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय से, हारिस से, काश्यप से या चक्रदश से आते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है चरक और सुश्रुत पे, और सबसे अधिक समय भी इन्हीं पे देना होता है, क्योंकि दोनों संहिताएं काफ़ी बड़ी हैं। चरक संहिता में जहां आपको 120 अध्याय पढ़ने हैं, वहीं सुश्रुत में 186 अध्याय का आपको अध्ययन करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको सबसे अधिक समय इन दोनों संहिताओं पे ही देना होता है। इसमें भी जहां शुरुआत की बात है कि सबसे अधिक जो है समय आपको चरक पे देना चाहिए, क्योंकि चरक में एक तो अध्याय ज़्यादा है, संहिता बड़ी है, और सवाल जो आते हैं सबसे ज़्यादा आते हैं। क्योंकि चरक संहिता में जो आपके स्त्री प्रसूति के सवाल हो, या कौमारभृत के सवाल हो, या भेषज कल्पना के सवाल हो, लगभग, या काय चिकित्सा के सवाल हो, या पदार्थ विज्ञान के सवाल हो, लगभग सभी विषय जो है चरक संहिता में ही समाहित है। और इस तरह से देखा जाए तो चरक संहिता में लगभग काफ़ी ज़्यादा विषय भी समाहित हो जाते हैं। तो अगर हम चरक संहिता को ठीक से तैयार कर लेते हैं, इस पर ज़्यादा समय दे लेते हैं, तो लगभग हमारा आधा जो है आयुर्वेद का पार्ट जो है कवर हो जाता है। तो आपको चरक संहिता पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कैसे समय देना है, कितना समय देना है, इसके लिए ऑलरेडी हम इसके पहले कुछ वीडियोज़ पे बता चुके हैं, आप उन सबको देख सकते हैं, हमारे इसी चैनल पे है। चरक संहिता को याद करने के साथ साथ आपको इसके क्वेश्चन बैंक भी करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे जो पार्ट हैं जो जैसे आप याद करेंगे उससे ज़्यादा तेज़ी से भूलने लगते हैं। तो ऐसे में आपको क्वेश्चन बैंक के माध्यम से सवाल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन बैंक आते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, या उनका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उनको परचेज कर सकते हैं, या बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, बहुत से टेस्ट सीरीज चलते हैं, आप किसी को भी ज्वाइन करके चरक संहिता का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जितना भी पढ़ें उसके अधिक से अधिक क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने से जो भी आपने पढ़ा है वो याद हो जाता है। तो चरक संहिता के लिए आपको लगभग 2 से ढाई महीने का समय देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं, रिवीजन करना भी ज़रूरी है। तो अगर आप जो है लास्ट के 1 से 1.5 महीने में अगर आप समय बचा लेते हैं तो उस समय जितने भी संहिताएं आप पढ़े हैं उनका रिवीजन करना आसान हो जाता है। चरक संहिता के बाद जो है आपको सुश्रुत संहिता लेनी चाहिए, क्योंकि सुश्रुत संहिता भी काफ़ी बड़ी संहिता है। इसमें भी इस सुश्रुत संहिता का जो फर्स्ट पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में जो ENT और आई से संबंधित जो अध्याय हैं, उत्तर तंत्र के जो शुरुआत के जो 26 अध्याय हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो 26 के बाद जो है कुछ उसमें आपके रसायन वाजीकरण के, काय चिकित्सा के हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो जब आप चरक संहिता का डीपली अध्ययन करेंगे तो उसमें उनके रेफरेंसेज आपको मिल जाते हैं, या काय चिकित्सा जब आप अलग से पढ़ेंगे तो उसमें उनके रेफरेंसेज मिल जाते हैं। इसलिए अगर आप उनको नहीं भी तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे चरक या काय चिकित्सा की बुक में। लेकिन जो सुश्रुत संहिता का प्रथम भाग है और द्वितीय भाग के शुरुआत के जो 26 अध्याय हैं उनको आप जरूर ध्यान से पढ़ें।
और इसके लिए भी आप कम से कम 2 महीना तो समय इस पे भी दें, ताकि आप उसको पढ़ भी सकें और 1 से 2 बार उसको रिवाइज भी कर सकें। सुश्रुत के बाद जो सबसे जो महत्वपूर्ण और कठिन है वो है रसशास्त्र और द्रव्य गुण, क्योंकि इनमें जो है याद करना बहुत ज़्यादा है। हर एक जो द्रव्य हैं या प्लांट हैं उनके आपको सिनोनिम से याद करने हैं, उनके सबके गुण, रस, वीर्य, विपाक याद करने हैं, किसका क्या प्रभाव है। और रसशास्त्र में आपको अलग से सबके जो है मिनरल्स याद करने हैं, सबका शोधन है, मारण है, डोज है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ती है। तो जब चरक और सुश्रुत आपका कंप्लीट हो जाए तो आप रस और द्रव्य गुण पे ज़रूर फोकस करें, ताकि इनको भी आप ठीक से याद कर सकें, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्टों में अक्सर जो है गलतियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इतने जो भी पर्याय वाले जो इसके पार्ट हैं उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं। तो इन दोनों पर ज़रूर फोकस करें। हालांकि जो हमने टाइम टेबल आपको बताया है पिछली वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं कि जो दोनों सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा याद करना है, पर्याय है, सिनोनिम है, तो इनको आपको चरक और सुश्रुत के साथ अगर आप लेकर चल पाते हैं, डेली आप 1 से 1.5 घंटा समय देकर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि बाद में इकट्ठे आपको याद करने में आसानी रहती है। क्योंकि संहिता के साथ साथ जो है सारे सब्जेक्ट के पर्याय, रस, गुण, विपाक जो है आपको याद हो जाते हैं। तो बाद में केवल अगर आप 15 दिन भी समय दे देते हैं तो आपको केवल रिवीजन करना होता है। तो इस तरीके से आप रसशास्त्र, द्रव्य गुण और साथ में भेषज कल्पना भी तैयार कर सकते हैं। जो मॉडर्न सब्जेक्ट है उनसे भी आजकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं, तो इनके लिए भी आप अगर डेली रूटीन में आधा घंटा भी समय निकाल लेते हैं तो आपके लिए आसान होता है। अगर नहीं भी निकाल पाते तो आप उसको 15 से 20 दिन का समय देकर आप इन सभी विषयों को अलग से तैयार कर सकते हैं। कुछ छात्रों का सवाल था कि किन किताबों से करें, तो इसके लिए अलग अलग बहुत सी किताबें हैं, आप किसी भी किताब को प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ किताबों का लिंक जो है मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। जहाँ तक क्वेश्चन बैंक की बात है, तो पहले एक डॉक्टर प्रभाकर राव की आती थी पुस्तक, वो भी आपको हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर पारिक की भी बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, उनसे कर सकते हैं। अगर किसी विषय का क्वेश्चन बैंक उपलब्ध न हो तो उसको कैसे तैयार करेंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप जिस भी कॉलेज के छात्र हों, आप लोग खुद से अपना ग्रुप बनाइए। 20-20, 25-25 लड़कों का ना हो तो कम से कम 5-6 का तो आप ग्रुप बना ही लें, और हर ग्रुप के लड़के से आप 10 से 15 क्वेश्चन बनवा लीजिए। इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन बैंक अलग से भी तैयार हो सकता है। जो कहीं अवेलेबल नहीं है तो उन सारे विषयों का क्वेश्चन बैंक आप इस तरीके से तैयार करा सकते हैं। और ग्रुप बनाकर टेस्ट देना, क्वेश्चन पेपर सेट करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उससे आपको उस सब्जेक्ट की गहरी नॉलेज हो जाती है। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर हम आपसे कहें कि आप एक क्वेश्चन बनाकर हमको दीजिए, तो जाहिर सी बात है आप एक क्वेश्चन बनाएंगे और 4 ऑप्शंस देंगे, और ऑप्शंस आप वही देंगे जिससे कि सामने वाला उलझ जाए। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपने क्वेश्चन तो एक दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो 4 ऑप्शंस आपने चुने उलझाने के लिए, तो उससे आपको 4 सवाल तैयार हो गए। तो क्वेश्चन सेट आप लोग ज़रूर करें, और इससे होगा कि आपके पैसे भी बचेंगे, बहुत सारी किताबें आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ही अपना ग्रुप बनाकर क्वेश्चन पेपर सेट कर सकते हैं।